हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ये CDP का करेंगे। प्रैक्टिस सेट सेकंड रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो CDP का प्रैक्टिस सेट यूपी टेट का लाई हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जो लोग नहीं देखे हैं, फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विकास का सही अर्थ है। ठीक है, विकास का क्या सही अर्थ होता है फ्रेंड, प्लीज़ पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है कि केवल शारीरिक वृद्धि, और ऑप्शन बी में है केवल मानसिक परिवर्तन, और ऑप्शन सी में है गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन, और ऑप्शन डी में है केवल वायु में वृद्धि। ठीक है, तो प्लीज़ इसका आप लोग राइट ऑप्शन भी बताइए कमेंट करके। और प्लीज़ आप लोग एक रफ और पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों को आइडिया हो सके, आप लोग टिक कर सके कि आप लोगों का 50 क्वेश्चन में से कितना राइट हुआ है। ठीक है, और एक बात और, ये जितने भी 50 क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग अगर कोई भी यूपी टेट की तैयारी कर रहा है या सुपर टेट, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, फुल और लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, विकास का सही अर्थ है ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, देखिए, विकास दो अवस्थाओं में होता है, एक गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है। और गुणात्मक और मात्रात्मक का मतलब होता है, देखिए गुणात्मक क्या होता है कि विकास की जो विकास होता है, गुणात्मक का मतलब होता है कि हर दिशा में। ठीक है, मतलब एक जो बच्चा है उसकी अगर अगर हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो हो गया एक मात्रात्मक जो है परिवर्तन। तो क्या होता है मात्रात्मक परिवर्तन में कि जो एक निश्चित हाइट बढ़ती है। हम लोगों की हाइट होती है कि 18 साल तक जो भी हाइट बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़, ऐसा नहीं है कि हम लोग जिंदगी भर अगर हम 60 साल तक जिए तो मतलब लगातार हाइट बढ़ती ही रहे। तो वो हो गया मात्रात्मक विकास होता है। ठीक है, जो एक जिसकी सीमा जो निश्चित है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का हाथ, उंगलियों के, पैर के, ये सब चीज़ें क्या है, एक निश्चित है। एक जो है उनका जितना बढ़ना होता है बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं बढ़ते। लेकिन जो ये गुणात्मक जो विकास होता है वो होता है ऑलराउंड। मतलब जैसे आपका जो दिमाग में वृद्धि होता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होता है। ठीक है, ये जो ये सब चीज़ें जो होती है, मतलब एक जो मात्रा में नहीं होता है, पूरे चारों तरफ होता है। ठीक है, तो वो होता है गुणात्मक जो है विकास। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन में सेकंड है फ्रेंड की बाल विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है निकट से दूर, और ऑप्शन बी है सामान्य से विशेष, और ऑप्शन सी है मस्तक से पाद, और ऑप्शन डी है सरल से जटिल। देखिए फ्रेंड, मेरा थोड़ा आवाज़ आप लोगों को भारी लग रहा होगा, मुझे थोड़ा सर्दी हो गया था। तो ठीक है, लेकिन आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग फोकस करिए अपने जो है क्वेश्चन पे। तो देखिए, बाल विकास का सिद्धांत जो है वो सिर से पैर की ओर क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए बाल विकास, जैसे मैं आप लोगों को बताई कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होते हैं। एक विकास होता है सिर से पैर की ओर, का मतलब होता है किसी, जैसे बच्चे का से पहले जो है दिमाग सबसे ज़्यादा पहले विकास करता है। ठीक है, तो दिमाग से ही हमारा जो पैर है, हाथ है, ये सब चीज़ें जो है विकास करता है। कि मतलब हमारी उंगलियां अगर हिलाना है हमको, तो मेरा सही दिमाग रहेगा, विकास अगर दिमाग का हुआ रहेगा तभी बच्चा अपनी उंगलियों को हिला सकता है, अपने हाथ को हिला सकता है। ठीक है, तो ये जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्तक से पाद। ठीक है, सिर से नीचे की तरफ बढ़ता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ अवस्थाएं बांटी गई हैं अलग अलग। तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है फ्रेंड, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, और ऑप्शन सी है किशोरावस्था, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, जो ये अवस्थाएं, जो शैशवावस्था होती है, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, ये शैशवावस्था माना जाता है। और देखिए, जो ये 6 से 12 वर्ष की मतलब अवस्थाएं होती है,
ये आपका जो है वो बाल्यावस्था होता है, ठीक है। बाल्यावस्था आपका राइट हो जाएगा। बाल्यावस्था जो होता है 6 से, आपको कहीं कहीं ये सहस्वावस्था मतलब ये 3 से 6 ऐसे भी देखने को मिलेगा। हर जो है सिद्धांत जो वादी थे अलग अलग अपना सिद्धांत में दिए हैं, ठीक है। तो ये जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। इस अवस्था में जो है जो स्कूली बच्चे मतलब स्कूली बच्चों की अवस्था होती है, ठीक। और इस अवस्था में इनका जो है एक जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ठीक, दोनों ही होते हैं, विकास जारी रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। देखिए जो जिन प्याजे थे इन्होंने अपना जो है वो सिद्धांत दिया था 6 से जो सिद्धांत दिए थे इन्होंने संज्ञानात्मक का सिद्धांत, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जिन जो इनकी जो अवस्थाएं हैं ये जो है 4 मतलब भागों में बांटे थे ये प्याजे अपने सिद्धांत को। तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पहले ऑप्शन में है संवेदीगामक अवस्था, और ऑप्शन बी में है पूर्व संक्रियात्मक, और ऑप्शन सी में है मूर्त संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी में है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए प्याजे के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है फ्रेंड, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस अवस्था में जैसे बच्चे जो है होते हैं ना, वस्तु को समूहों और जो है उप समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। और तार्किक सोच वास्तविक और जैसे मूर्त स्थितियां तक ही सीमित रहती हैं, ठीक है। इसमें इनका जो है तार्किक सोच होता है। आपको ये सब एक एक पॉइंट में आ सकता है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो आप लोग ये जो है एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चे एक इनको समूह में देखते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को समूह में देखते हैं। तो इसका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और ये जो है ये पहला अवस्था होता है संवेदीगामक अवस्था, इसका जो 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक होता है, और एक मूर्त होता है। ये 4 अवस्थाएं इनमें दी गई हैं, ठीक है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है, ठीक है। और जो मूर्त है वो 7 से 11 वर्ष तक होता है। और ये औपचारिक जो होता है 11 से 14 माना जाता है इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड कि सामाजिक विकास का प्रमुख साधन है, ठीक है। जो सामाजिक विकास होता है बच्चों में, इसका प्रमुख साधन किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है पुस्तक, ऑप्शन बी है खेल, और ऑप्शन सी है परीक्षा, और ऑप्शन डी है अनुशासन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? और प्लीज़ वीडियो में आप लोग प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको ये जितने भी 50 क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोगों को आपके लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पूछे। और इसी के बेस पे आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए जो सामाजिक विकास का प्रमुख साधन है फ्रेंड, ये आपका होता है खेल, ठीक है। अगर बच्चा अगर जैसे आजकल में होता है क्या कि जो लोग हैं अक्सर गाँव में छोड़ के शहरों में रह रहे हैं, और वो एक बिल्डिंग्स में अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो वो बाहर नहीं जाने दे रहे हैं बच्चों को, या तो फिर एक दूसरे के साथ कम ही साथ मतलब टाइम में खेल पा रहे हैं। तो उनका जो है सामाजिक विकास एक बच्चे का ना खेल के माध्यम से सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और ये बात कौन कहा है? तो वाइगोस्की कहे हैं, ठीक है। वाइगोस्की कहे हैं कि ये सबसे अच्छा साधन है विकास का जो खेल होता है। बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड कि सीखने की प्रक्रिया में स्थायित्व आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है दंड से, ऑप्शन बी है अभ्यास से, और ऑप्शन सी है भय से, और ऑप्शन डी है उपेक्षा से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? देखिए आपका ये वीडियो डेली आता रहेगा प्रैक्टिस सेट में।
कल नहीं आ पाया था क्योंकि क्या हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था और सर्दी सर्दी हो गया था, इसकी वजह से नहीं आ पाया था। लेकिन आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोगों को डेली वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग डेली करिए, स्टडी आप लोग डेली करिए। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया में स्थायी तो आता है, किससे आता है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा अभ्यास से, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब आप ही सोच लीजिए ऐसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं डेली, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं लेकिन डेली पढ़ रहे हैं, तो आपका जो सीखने की प्रक्रिया वो स्थायित्व बनी रहेगी, ठीक है। और आप अगर छोड़ देंगे, आप सोचेंगे एग्ज़ाम आएगा तो 10 दिन में, 2-4 दिन में, हफ्ते भर में मैं पढ़ के एग्ज़ाम दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, वो स्थायित्व सीखना जो है वो नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा कि ये अभ्यास से ही आपका कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को, कितना भी कठिन चीज़ है, अगर आप डेली चीज़ें अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड कि ठंडाई का सिद्धांत है, ठीक है। ठंडाई का सिद्धांत कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि, और ऑप्शन बी है अनुकरण, और ऑप्शन सी है प्रयास त्रुटि, और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ठंडाइक ने अपना जो है कौन सा सिद्धांत दिया है फ्रेंड? तो देखिए ठंडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक है। और इनका जो पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक है, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है। इनका जो पूरा, और ये इन्होंने ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इनका इस सिद्धांत के अनुसार सीखना मतलब ये होता है कि बार बार मतलब किए गए प्रयासों के माध्यम से एक मतलब एक उद्दीपन प्रतिक्रिया मतलब ऐसा उत्पन्न होता है संबंधों के साथ होने में, जिसमें शिक्षार्थी जो है वो गलत प्रक्रियाओं को दूर करते हुए सही प्रक्रिया करता है। जैसे आप डेली ही कुछ किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो आप गलत करते करते एक बार जरूर ही सही ही करेंगे, ठीक है। इनका एक ये सिद्धांत का मतलब यही है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अचानक समस्या का समाधान कहलाता है। तो अचानक समस्या का समाधान क्या कहलाता है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है प्रयास त्रुटि, ऑप्शन बी है अभ्यास, और ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टि, और ऑप्शन डी है अनुकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताइएगा, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना राइट हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अचानक समस्या का समाधान जो कहलाता है फ्रेंड वो अंतर्दृष्टि होता है, ठीक है। जो जैसे समस्या का अचानक जो समाधान कहलाता है अंतर्दृष्टि कहलाता है। यह एक जैसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है? यह एक संज्ञानात्मक जो है वो प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जो समस्या है विभिन्न हिस्सों जैसे हिस्सों के बीच जो है संबंध अचानक स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। तो और जिसमें एक सहज और तत्काल जैसे समझ पैदा होती है, जिससे तुरंत और तत्काल जो समझ पैदा होती है ना अंतर्दृष्टि से समस्या को कैसे हल किया जाए, ठीक है, वही अंतर्दृष्टि कहलाता है, समस्या का अचानक समाधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड कि सीखने की गति प्रभावित होती है, ठीक है। तो किससे होती है? ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है बुद्धि से, ऑप्शन बी है आयु से, ऑप्शन सी है लिंग से, और ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए सीखने की जो गति प्रभावित होती है फ्रेंड वो किससे होती है? तो वो सिंपल है, सभी से होगा, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि सही रहेगी और आयु भी सही रहेगा, लिंग भी प्रभावित करता है उसको, ठीक है। लिंग से भी संबंधित जैसे शारीरिक और मानसिक विकास भी शामिल होते हैं, और जो बुद्धि दोनों ही जैसे सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये चारों ही तीनों ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीखने में अभिप्रेरणा का अर्थ है। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? दबाव, डर, प्रेरणा या फिर डर। क्या होगा ऑप्शन सही? प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो देखिए जो सीखने में अभिप्रेरणा का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेरणा। सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर से अगर आप प्रेरित हैं किसी भी चीज़ को
सीखने के लिए, तभी आप सीख पाएंगे। या फिर मैं सीधी सी एग्जांपल मैं आपको दूँ, सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपके घर वाले कितने भी आपको बोलेंगे कि आप पढ़ने बैठो, पढ़ने से ये होता है, आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी, आपको नहीं लगेगा। जब तक आप अपने अंदर से अपने आप को प्रेरणा नहीं देंगे, अभी प्रेरित नहीं करेंगे कि नहीं ये चीज़ें सही है, मुझे करना है, तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता, जब तक आपके अंदर से ही प्रेरणा ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है फ्रेंड? ऑप्शन ए है बी ने, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन और ऑप्शन डी है प्याजे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत दिए हैं। और ये जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत ये कब आए थे फ्रेंड? तो ये भी आपको पूछ सकता है। तो 1904 में ये प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और इनके इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारक में, ये द्विकारक सिद्धांत है ना, दो कारक में सामान्य जैसे सॉरी द्विकारक में होती है। ठीक है, दो कारक होते हैं इसके। देखिए, दो कारक में कौन से होते हैं? एक जी कारक, जी कारक में क्या है? सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। ठीक, और दूसरा जो है एस कारक, विशिष्ट बुद्धि। ठीक, अगर अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो जी कारक होते हैं ये एक सामान्य बुद्धि होता है, जिसमें जन्मजात जो मानसिक क्षमता होती है, जो जन्मजात होती है। ठीक है, जो जन्मजात मानसिक क्षमता होती है जो भी सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल होती है, ये जो होता है ये जी कारक सामान्य बुद्धि होती है। और एस कारक जो बुद्धि होती है ये विशिष्ट बुद्धि होती है, जो किसी भी विशेष क्षेत्र या कार्य, जैसे मतलब समझ लीजिए कि कोई भी है जिसको सब कुछ तो आता है लेकिन किसी को संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, कोई है जो अच्छे से डांस कर लेता है, या फिर कोई है कि जिसको गणित में बहुत ज़्यादा महारथी है। ठीक है, तो ये होता है एक विशिष्ट जो कार्य में क्षेत्र में विशेष हो कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बुद्धि परीक्षण का जो जनक है क्या कौन है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है प्याजे, और ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, और ऑप्शन सी है बीने, और ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा गया है? देखिए, इसमें परीक्षण पूछा है फ्रेंड, तो देखिए जो बुद्धि परीक्षण है ये जनक किसे कहा गया है? तो बीने को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये 20वीं सदी की शुरुआत में जो है थियोडोर शाइमन के साथ मिलकर ये पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण बीने साइमन पैमाना जो है वो विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि आईक्यू का सूत्र दिया गया। ठीक है, आईक्यू का सूत्र दिया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी है बीने, और ऑप्शन सी है टर्मैन, और ऑप्शन डी है वुडवर्ड। तो देखिए, आईक्यू का सूत्र किसने दिया था फ्रेंड? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कितनी बार पूछा है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा टर्मैन। देखिए, टर्मैन ने दिया है जो है बुद्धि के ये जो आईक्यू के सूत्र है, और ये सूत्र क्या है मैं पूरा आप लोगों को बता दी। आईक्यू इक्वल टू, एक मिनट को समझ में नहीं आएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु टू 100। ये क्या है? ये सूत्र है। ठीक है, और ये दिए कब थे? 1916 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का अध्ययन है, व्यक्तित्व का क्या अध्ययन है? ऑप्शन ए है व्यवहार, ऑप्शन बी है भाव,
और ऑप्शन सी है संज्ञान और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का अध्ययन है कि क्या अध्ययन होता है फ्रेंड? तो व्यक्तित्व का जो अध्ययन होता है वो होता है उपर्युक्त सभी, क्योंकि व्यक्तित्व के अध्ययन में व्यवहार भी मायने रखता है, भाव भी और संज्ञान भी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का गुण है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए है अधिक बोलना, और ऑप्शन बी है सामाजिकता, और ऑप्शन सी है एकांत प्रिय, और ऑप्शन डी है नेतृत्व। देखिए, जो एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं और एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं जैसे कि वो शांत रहते हैं, सीधी सी बात है। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत बोलना उनको नहीं पसंद आता है, वो शांत रहते हैं। जैसे कहीं जाएंगे भी 4 लोगों के बीच में भी तो थोड़ा बहुत बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बहुत लोग होते हैं जो बाहरमुखी वाले होते हैं, वो बहुत बोलते हैं, सबसे इंट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं, समाज में बोल चाल के वो सामाजिकता अधिक होती है उनके अंदर। तो ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, सीधी सी बात है, ये एकांत प्रिय होते हैं, इनको एकांत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, और ऐसे लोग ही जैसे लेखक और ये सब चीज़ें, लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा लिखते भी हैं। ठीक है, वो एकांत प्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि मास्लो का जो सिद्धांत संबंधित है किससे है? बुद्धि से है, या फिर ऑप्शन बी है प्रेरणा से, और ऑप्शन सी है सीखना, और ऑप्शन डी है स्मृति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिएगा। तो इसका देखिए, जो राइट ऑप्शन है वो प्रेरणा हो जाएगा। मैस्लो का जो सिद्धांत है वो प्रेरणा है। ठीक है, मैस्लो का जो आवश्यकताओं का जो है इनका जो सिद्धांत है, नाम लिख देती हूँ मैं, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक, जो है वो मानव प्रेरणा की व्याख्या करते थे। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है, क्या बताता है? मनुष्य अपनी जो है आवश्यकताओं को एक क्रम में पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं उनको एक क्रम में पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है सम्मान, ऑप्शन बी है आत्म साक्षात्कार, और ऑप्शन सी है शारीरिक आवश्यकता, और ऑप्शन डी है सामाजिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या होती है फ्रेंड? जो सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या होती है? तो जो है सबसे जो बुनियादी आवश्यकता होती है वो शारीरिक आवश्यकता होती है। ठीक है, मैस्लो के जो है आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार जो बुनियादी आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है, जिसमें शारीरिक आवश्यकता आते हैं, तो इसमें शारीरिक में कौन कौन से आ जाएंगे? तो देखिए, जैसे भोजन आ जाएगा जो आपकी शारीरिक है, पानी, ठीक है, आश्रय और नींद, ये आपकी शारीरिक जो है, कपड़े, बहुत प्रकार के ऐसे आ जाएंगे। ये जो सभी है उच्च स्तरीय जो है आवश्यकताएं हैं, जैसे सुरक्षा, सामाजिक जरूरतें, सम्मान, या फिर आत्म साक्षात्कार, ये सब चीज़ें सामाजिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भय कौन सा संवेग है? ठीक है, जो भय होता है वो कौन सा संवेग है फ्रेंड? ऑप्शन ए है सकारात्मक, और ऑप्शन बी है नकारात्मक, और ऑप्शन सी है तटस्थ, और ऑप्शन डी है सामाजिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भय कौन सा संवेग है? तो देखिए, जो भय है वो नकारात्मक संवेग है। ठीक है, जो डर होता है, भय होता है, ये एक संवेग है जिसमें क्या होता है, सामान्यतः जो है ये मतलब कोई रूप में अनुरूप क्रिया करता है। यह मतलब क्या होता है, निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है। जैसे कुछ चीज़ों का निर्णय ले, मान लीजिए कि आपको लग रहा है एग्ज़ाम दे ना दे, या फिर निकलेगा नहीं निकलेगा, ये आपका भय है और एक नकारात्मक संवेग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संवेगों का शिक्षा में महत्व है, क्योंकि क्या है?
ऑप्शन ए है अनुशासन बनता है, ऑप्शन बी है सीखना प्रभावित होता है, और ऑप्शन सी है परीक्षा आसान होती है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवेगों का जो है वो शिक्षा में महत्व है, क्योंकि क्या है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका सीखना प्रभावित जो है होता है। ठीक है, संवेगों का शिक्षा में महत्व है क्योंकि सीखना प्रभावित होता है उससे। ठीक, देखिए सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सीधे तौर पर प्रभावित होता है क्या? जो है सकारात्मक संवेग, जैसे मतलब समझ लीजिए आप लोग उत्साह, ठीक है, रुचि, सीखने में मदद करती है। जबकि जो कि आप समझ लीजिए कि नकारात्मक जो संवेग होते हैं जैसे तनाव, चिंता, एकाग्रता में बाधा डालते हैं। ठीक है, जो तनाव चिंता होते हैं वो एकाग्रता में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड कि संवेगों पर नियंत्रण विकसित होता है। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण विकसित होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है बी है किशोरावस्था में, और ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था में, और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या दिया गया है, क्या पूछ रहे हैं कि जो है संवेगों पर नियंत्रण विकसित होता है किस जो है संवेगों किस आयु में संवेगों पर नियंत्रण विकसित होता है, ये मतलब एक ऑप्शन है। तो ये सीधी सीधी बात है किशोरावस्था में। देखिए जब किशोरावस्था का चरण चलता है वो जो कि एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है संज्ञानात्मक और विकास जो है सामाजिक जो है परिवर्तन से गुजरते हैं लोग। ठीक है, एक संज्ञानात्मक जो है परिवर्तन होता है और एक सामाजिक होता है। ठीक, ये दोनों से ही जो है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मतलब सीखते हैं। एक जो बच्चा होता है उसका अलग से चीज़ें उसके दिमाग में उनके जो संज्ञान में चलती रहती है, तो उसको नियंत्रित करना वो सीखता है। और जो है संवेगात्मक जो विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो समझ लिए हिस्सा है उस टाइम में, जो व्यक्ति को जो सामाजिक नियमों और जो आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना सिखा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए है अलग शिक्षा, ऑप्शन बी है विशेष शिक्षा, और ऑप्शन सी है सभी बच्चों की साथ शिक्षा, और ऑप्शन डी है केवल दिव्यांग शिक्षा। तो देखिए समावेशी जो शिक्षा होता है उसमें सभी बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, उसमें कोई विशेष और कोई अलग या फिर कोई दिव्यांग बालक अलग नहीं बैठते हैं। इसका यही अर्थ ही यही होता है कि स्कूल में सभी जो बच्चे होते हैं, सभी का मतलब या सामान्य हो गए, विशिष्ट छात्र हो गए, या फिर कोई कोई भी छात्र हो गए, वो उनकी जो शिक्षा है, क्योंकि वह शिक्षा बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए मतलब एक करती है। ठीक है, भले उनमें कोई विभिन्नता या फिर अक्षमताएं हैं, उससे मैटर नहीं करता, या फिर वो शारीरिक संवेग हो, विकलांगता कोई भी हो, लेकिन सीखने में जो कठिनाई आने वाले बच्चों और जो अल्पसंख्यक समूह के जो बच्चे होते हैं सभी एक ही कक्षा में एक ही साथ सीखते हैं। ठीक है, समावेशी जो है शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि CWSN का पूर्ण रूप है। ठीक है, इसका जो पूर्ण रूप है ये क्या है? तो देखिए हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए इसका जो पूर्ण रूप है फ्रेंड वो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LD का अर्थ है क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर, या फिर लो डेवलपमेंट, या फिर लर्निंग डिसऑर्डर। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा LD का अर्थ होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ADHD से संबंधित समस्या है क्या है? दृष्टि, श्रवण, ध्यान, या फिर भाषा। क्या होगा फ्रेंड? इससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो क्या होता है फ्रेंड? सॉरी। तो देखिए
इससे जो संबंधित समस्याएं होती हैं वो ध्यान होता है, ठीक है। और ये इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसी को हम ADHD कहते हैं, ADHD कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। देखिए समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है फ्रेंड। पहला हो जाएगा कठोर, और ऑप्शन जो है बी हो जाएगा तानाशाह, और ऑप्शन सी हो जाएगा सहायक, और ऑप्शन डी हो जाएगा निरीक्षक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जो समावेशी कक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए ये सहायक सहायक के रूप में होती है, ठीक है। आप सहायक कर सकते हैं या फिर मार्गदर्शक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है, क्या है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट, ऑप्शन बी है प्याजे, और ऑप्शन सी है रूशो, और ऑप्शन डी है स्कीनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रूसो हो जाएंगे। बाल केंद्रित जो शिक्षा का समर्थक है कौन है, रूसो है, ठीक है। और बाल केंद्रित जो शिक्षा का जनक है वो जीन रूसो को माना जाता है, जिन्होंने अपने जो शिक्षा सिद्धांत में एक संतुलित और स्वतंत्र विचारक जो है बच्चे के निर्माण के लिए महत्व जो है व्यक्ति के महत्व पर बल दिया है। क्या, एक संतुलित और स्वतंत्र विचारक, संतुलित और स्वतंत्र विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है, क्या है। भय मुक्त, ऑप्शन डी है बी है कठोर, ऑप्शन सी है परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन डी है दंडात्मक। तो क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखने का सर्वोत्तम वातावरण क्या होता है। देखिए कठोर तो होगा ही नहीं। आप लोग ऐसे भी करके क्वेश्चन को क्या होता है कि आप इसमें से ऑप्शन में से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे कठोर कुछ भी हम चीज़ कठोर तो कर नहीं सकते, कठोर और भयमुक्त सही है, लेकिन परीक्षा केंद्रित और दंडात्मक ये भी नहीं सही है। तो इसमें से ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। किसी को हम परीक्षा लेके उसमें सर्वोत्तम वातावरण ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भयमुक्त होना चाहिए सीखने में का जो है सर्वोत्तम वातावरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, किससे मिलता है फ्रेंड। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी है दंड से, और ऑप्शन सी है डर से, और ऑप्शन डी है रटंत से। तो रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, रट के नहीं मिलता है, ना ही डर से मिलता है, ना ही दंड से मिलता है। मिलता किसे है, स्वतंत्रता से। अगर हम किसी बच्चे को स्वतंत्र छोड़ें, ठीक है, तो वो एक अच्छा जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता फ्रीडम की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिक्षक का मुख्य कार्य है, क्या है फ्रेंड। शिक्षक का मुख्य कार्य, तो देखिए पढ़ाना है, या फिर मार्गदर्शन है, या फिर अनुशासन है, या फिर परीक्षा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड, ये मार्गदर्शन होते हैं, ठीक है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए है विषय से विषय, ऑप्शन बी है जीवन से जीवन, और ऑप्शन सी है परिस्थिति से परिस्थिति, और ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए अधिगम का स्थानांतरण पूछा है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए अधिगम का स्थानांतरण जो होता है वो सभी से हो सकता है। देखिए हम अगर यहाँ पे चीज़ें कुछ सीखे हैं और वो अगर सीखा हुआ चीज़ अगर हमको दूसरी चीज़ सीखने में हेल्प कर रहा है, वही हो गया अधिगम का स्थानांतरण,
ठीक है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है असफल करना, ऑप्शन बी है डर पैदा करना, और ऑप्शन सी है सुधार करना, और ऑप्शन डी है तुलना करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है फ्रेंड? देखिए, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो सुधार करना होता है, ना ही कि डर पैदा करना, ना ही तुलना करना, ना फिर असफल होना। और जो मूल्यांकन है वो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट में होना चाहिए या फिर पहले होना चाहिए। जो मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए, बीच बीच में भी मूल्यांकन होते रहना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है। अगर वो नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, इस चीज़ों का पता लगाया जा सके। ठीक, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सुधार करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन होता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन क्या होता है फ्रेंड? ऑप्शन ए है वर्ष के अंत में, ऑप्शन बी है केवल परीक्षा में, और ऑप्शन सी है निरंतर, और ऑप्शन डी है एक बार। तो देखिए, यही बात है, सतत जो मूल्यांकन होता है वो निरंतर होता है। ठीक है, वर्ष के ना ही अंत में होगा और ना ही केवल परीक्षा में, ना ही एक बार। ये निरंतर चलता रहना चाहिए, जिससे एक बच्चे के उसका ग्रोथ क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है इसका पता लगाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है फ्रेंड? अंक देना, या फिर दोष खोजना, या फिर कठिनाई पहचानना, या फिर तुलना करना। तो निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड? तो देखिए, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कठिनाई पहचानना। ठीक है, अगर हम जो कोई भी इसका जो किसी भी जो शिक्षार्थी है, उनकी जो है सीखने के में आने वाली विशिष्ट जो कठिनाइयाँ होती हैं, या फिर उनकी कमजोरियाँ होती हैं, या फिर ज्ञान में जो है अंतराल की जो है पहचान करता है, वह जो है वो शिक्षकों को समस्याओं के मूल कारणों को पहचानने के लिए या फिर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक जो शिक्षण किया जाता है, या फिर व्यक्तिगत जो है निर्देश तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, निदानात्मक जो है मूल्यांकन, ये कठिनाई पहचानना इसका जो है उद्देश्य है, तभी वो निदान कर सकता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठनात्मक मूल्यांकन होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है सीखने के दौरान, ऑप्शन बी है अंत में, और ऑप्शन सी है पहले, और ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गठनात्मक मूल्यांकन होता है, किससे होता है फ्रेंड? सीखने के दौरान, या फिर अंत में, या फिर पहले, या फिर कभी नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सीखने के दौरान। ठीक है, जो गठनात्मक मूल्यांकन होता है या मूल्यांकन जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान, जैसे जो प्रक्रिया के दौरान किया जाना, ये समझ लीजिए एक प्राथमिक जो है वो लक्षण है, वो छात्र की प्रगति की निगरानी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समग्र विकास का मूल्यांकन है, समग्र विकास का मूल्यांकन क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए है सीसीई, ऑप्शन बी है परीक्षा, और ऑप्शन सी है टेस्ट, और ऑप्शन डी है साक्षात्कार। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सीसीई हो जाएगा। ठीक है, सीसीई जो है इसका जो जिसका उद्देश्य क्या होता है कि विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। ठीक है, जो छात्रों के जो सर्वाधिक जो विकास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की पहली पाठशाला है। ठीक है, बालक की पहली पाठशाला कौन होती है? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है समाज, या फिर ऑप्शन सी है परिवार, और ऑप्शन डी है खेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड?
देखिए, बालक की जो पहली पाठशाला होती है वो परिवार होता है, ठीक है। जो बच्चा होता है वो सबसे पहले परिवार में ही सीखता है, और जो उनकी सबसे पहली शिक्षक होती है, शिक्षक कौन होता है, तो उनकी माँ होती है। पहला शिक्षक माँ ही होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में सबसे प्रभावी साधन है। तो ऑप्शन ए है पुस्तक, ऑप्शन बी है अनुभव, और ऑप्शन सी है परीक्षा, और ऑप्शन डी है अनुशासन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने में सबसे प्रभावी साधन है, क्या है फ्रेंड? सीखने में सबसे प्रभावी जो साधन होते हैं वो अनुभव होता है, ठीक है। सबसे प्रभावी साधन अनुभव होता है। और देखिए, ये बात कही है कि जो करके सीखना सबसे प्रभावी है, और जो सीधे तौर पर जो अनुभव से जुड़ा है और शाब्दिक जो शिक्षण है वो सबसे कम प्रभावी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक स्वभाव से है, क्या है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय है, ऑप्शन बी है सक्रिय है, ऑप्शन सी है डरपोक, और ऑप्शन डी है आलसी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बालक स्वभाव से क्या है? तो बालक जो स्वभाव से है वो सक्रिय होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल का महत्व है। ऑप्शन ए है मनोरंजन, और ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, और ऑप्शन सी है मानसिक विकास, और ऑप्शन डी है सभी। तो खेल का महत्व क्या होता है फ्रेंड? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि खेल से हम मनोरंजन भी कर लेते हैं, और हमारा जो सामाजिक विकास ये भी हो जाता है, और जो हमारी मानसिक स्थिति है उसका भी विकास होता है। क्योंकि अगर आप ही हैं कंटिन्यू अगर पढ़ रहे हैं तो आप बोर हो जाओगे, आपको पढ़ने में भी जो सब पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। अगर आप बीच बीच में थोड़े से ब्रेक ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो मानसिक विकास है और मानसिक जो स्थिति है वो संतुलित हो जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, क्या है? नौकरी, परीक्षा, या फिर सर्वांगीण विकास, या फिर डिग्रियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है, वो होता है सर्वांगीण विकास। क्योंकि ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम नौकरी ही लें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सबको शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा जो है सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। शिक्षा हमको जीवन जीने में भी बहुत मदद करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर हमको नौकरी नहीं करनी है, या फिर हमको कुछ भी अगर घर का ही काम करना है। लड़कियों में अक्सर होता है ये चीज़ें, सोचती हैं कि हम शादी करके रोटी तो बनाना है, तो क्या ज़रूरत है पढ़ने का। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है। अगर आप पढ़ी लिखी रहेंगी तभी आप अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकती हैं, और आपका भी सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये अपर लेवल के जो जूनियर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्या है? ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, और ऑप्शन सी है सामाजिक, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या है फ्रेंड? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चे बढ़ते हैं ना, उनका जो शारीरिक तरीक़ों से भी बहुत ज़्यादा वो परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इस दौर में वो उनकी जो शारीरिक जो तीव्र गति से बढ़ती रहती है, ठीक है। और जैविक परिवर्तन भी होते रहते हैं उनमें, ठीक है। और जिससे उनकी जैसे बेचैनी और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, ठीक है। बेचैन भी हमेशा रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें ऐसे क्यों। उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और जो संवेगात्मक रूप से भी ऐसे होते हैं कि उनकी जो है संवेगात्मक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किशोरावस्था के दौरान उनके जो समायोजन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वही मैं अभी बोली ना कि उनको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, जो बड़े बोल रहे हैं वो गलत है। और उनका जो सामाजिक भी चीज़ें ठीक नहीं होती है, वो नैतिक और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं उनको, ठीक है। तो ये सभी ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त चिंतन विकसित होता है। तो ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, और ऑप्शन सी है शैशवावस्था में, और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था में। तो देखिए अमूर्त चिंतन किस में वृद्धि होता है फ्रेंड। देखिए अमूर्त चिंतन का मतलब है जो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें कर रहे हैं, अपने दिमाग में चल रही है। तो अमूर्त जो चिंतन होता है वो किशोरावस्था में विकसित होता है, ठीक है। और अमूर्त चिंतन मुख्य रूप से देखिए किशोरावस्था के दौरान विकसित होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब संज्ञानात्मक विकास एक चरण मतलब इसकी होती है, महत्वपूर्ण चरण है, और इस अवस्था में जब व्यक्ति ठोस वस्तुएं या फिर कोई स्थिति, ठीक है, या फिर कोई स्थितियों पर निर्भर हुए होते हैं, तो क्या होता है विचारों का जो अवधारणा होता है, उनकी जो संभावनाएं होती हैं, वो उनके बारे में सोचने की जो क्षमता प्राप्त करता है, यह क्षमता उन्हें समस्याओं को अधिक जटिल स्तर पर हल करने के लिए, मतलब एक तर्क करने के लिए या फिर भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन उनमें विकसित होता है कब, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहपाठी समूह का प्रभाव अधिक होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, और ऑप्शन सी है शैशवावस्था में, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था हो जाएगा। सहपाठी समूह का प्रभाव अधिक किस में होता है, तो वो होता है किशोरावस्था में। इसी अवस्था के दौरान मैं बोली ना, बच्चे अपने मतलब जो सोचते हैं ना कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, इस दौर में क्या होते हैं अधिक बच्चे समूह बनाते हैं, और व्यक्ति जो है जो सामाजिक सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण चरण होता है, और अपने साथियों से के साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ठीक है, उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है फ्रेंड। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग ने, और ऑप्शन बी है प्याजे ने, और ऑप्शन सी है स्किनर ने, ऑप्शन डी है बीने ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड। तो देखिए नैतिक जो विकास का सिद्धांत है फ्रेंड वो कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग ने दिया है, और इसको 3 स्तरों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों में विद्रोह का कारण है क्या है, हार्मोनल परिवर्तन, या फिर शिक्षा, या फिर खेल, या फिर अनुशासन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, किशोरों में विद्रोह का कारण सीधी सीधी बात होती है हार्मोनल जो परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स में उस टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, तो उसी वजह से इनमें जो है हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना है क्या है, एक अस्थाई अस्थाई परिवर्तन, या फिर जन्मजात, या फिर संयोग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए सीखना है क्या है, एक अस्थाई परिवर्तन होता है, ठीक। सीखना एक अस्थाई परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्र संबंध होना चाहिए क्या होता है, औपचारिक होना चाहिए, या फिर भय मुक्त होना चाहिए, या फिर सहयोगात्मक होना चाहिए, या फिर कठोर होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात तो ये तो एकदम कट गया। अब इसमें से बताइए औपचारिक होना चाहिए, भय, या फिर सहयोगात्मक होना चाहिए। तो देखिए औपचारिक तो हो गया, ठीक है, एक समझ लीजिए आपका प्रोफेशनल टाइप में, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका सहयोगात्मक होना चाहिए शिक्षक और छात्र का जो संबंध है, ठीक है। एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए बच्चों और छात्रों में, कि जो छात्र है वो कभी किसी भी क्वेश्चन को पूछने या फिर कुछ भी पूछने के लिए बेझिझक होकर अपने शिक्षक को पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले के मतलब टीचर होते थे तो कितने बच्चे डरे होते थे, उनसे कुछ भी पूछना नहीं चाहते थे, उसे लगता था कि अरे अभी क्या कहेंगे, मारने लगेंगे, ये सब भी चीज़ें होती थी ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक की रुचि जानने का साधन है। ऑप्शन ए है परीक्षा, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है साक्षात्कार, और ऑप्शन डी है प्रश्नावली। तो बालक की रुचि जानने का साधन क्या होता है।
तो देखिए, बालक की जो रुचि है, ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ का परीक्षा ले लें तो उसमें रुचि जान जाए कि ये बालक की रुचि इसमें है, ये बात गलत होता है। और साक्षात्कार भी हम उतना नहीं जान पाएंगे, ठीक है हालांकि, लेकिन उतना, और प्रश्नावली से तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो अवलोकन करना पड़ेगा हमको, किसी भी बालक का अवलोकन करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि उसकी रुचि का सबसे प्रभावी जो साधन है अवलोकन है। ठीक है, वो एक शिक्षक, माता पिता, उनके बच्चे के जो की स्वभाव और जो है गतिविधियाँ, खेल जो है दैनिक व्यवहार को देखकर ही उसकी जो है वास्तविक जो रुचि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, शिक्षक से है, छात्र से है, अधिगम से है, या फिर सभी से? क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो सभी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी टेट में सीडीपी का उद्देश्य है, क्या है? आप लोग इसको बताइए। तो देखिए, सिद्धांत भी हो सकता है, मनोविज्ञान भी है, बहुत लोग मनोविज्ञान ही लगाएंगे, लेकिन इसमें सभी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक, तो आपका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 50 क्वेश्चन में से कितना राइट हुआ है। ठीक है, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग अपना कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए। और बिल्कुल भी जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, इतने में से ही ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेम डट्टो बनेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन सेम बनेंगे आप लोगों को। ये और यूपी टेट में ऐसा नहीं, सी टेट की तरह नहीं होता है कि लेंदी क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत बड़े लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग जुड़े रहिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।